पुराने समय की बात है। मगध राज्य में मंत्री पद के लिए आवेदन चल रहे थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी और शहर के बहुत से प्रतिष्ठित लोग इस मंत्री पद के लिए आवेदन कर रहे थे। भला नगर का कौन प्रतिष्ठित आदमी होगा जो राज दरबार में मंत्री पद हासिल नहीं करना चाहेगा। इसीलिए नगर के गिने चुने प्रतिष्ठित लोग इस पद को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे। ऐसा ही एक युवक था संतोष, मन का एकदम साफ युवक, दूसरों की मदद करने वाला, हर जरूरतमंद की सेवा करना, ये सीख उसने अपने माँ बाप से भली भांति ले ली थी। इसीलिए नगर में उसकी काफी इज्जत थी, काफी रुतबा था। भला इंसान होने के साथ साथ संतोष में और भी गुण थे, जैसे कि उसका वाक गुण। वो जब बोलता था तो लोग सुनते ही रह जाते थे। उसके भाषण, उसके वक्तव्य सभी को प्रभावित कर देते थे। ये कला उसमें बचपन से ही थी और समय के साथ साथ उसने अपनी इस कला को और भी ज्यादा निखार लिया था। ऐसा नहीं था कि मंत्री पद के लिए आवेदन करने वाले दूसरे युवकों में किसी गुण की कमी थी। उसके प्रतिद्वंद्वी भी किसी से कम नहीं थे। वो भी अपना भरपूर प्रयास कर रहे थे और उनमें भी किसी गुण की कोई कमी नहीं थी। लेकिन संतोष के पास बोलने की ताकत दूसरों से ज्यादा थी। वो जब बोलने लगता था तो लोग उसकी वाणी से प्रभावित हो जाते थे और मंत्री पद के लिए यही गुण सबसे सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। यही गुण आपको मंत्री पद दिलवा सकता है। अगर आप अपने भाषण और अपने वक्तव्य से अपनी जनता को, अपने नगर के लोगों को प्रभावित कर पाते हो तो आप मंत्री पद के लिए अच्छे दावेदार हो सकते हो। इसी कारण संतोष का रुतबा पूरे नगर में फैला हुआ था और उसकी प्रतिष्ठा को और भी ज्यादा नगर में फैलाने के लिए उसके दोस्त, उसके चाहने वाले जी जान एक करके लगे हुए थे। उन्हीं दोस्तों में संतोष का एक दोस्त विपिन हुआ करता था। विपिन संतोष का बचपन का मित्र था और दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। लेकिन संतोष की तरह विपिन उस नगर का कोई प्रतिष्ठित युवा नहीं था। वो एक साधारण से परिवार से था और ना ही उसमें भाषण देने का या कोई वक्तव्य पेश करने का कोई कौशल था। वो सिर्फ अपने दोस्त संतोष को जिताने के लिए दिन रात एक कर रहा था और संतोष भी इस बात से भली भांति परिचित था। वो अच्छी तरह से जानता था कि विपिन मुझे जिताने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है और इस कारण से संतोष अपने दोस्त विपिन की बहुत इज्जत करता था और अपने सारे दोस्तों में उसे ही सबसे सर्वश्रेष्ठ समझता था। और जल्द ही वो समय भी आ गया जब आवेदन होने वाला था और इसके बाद मंत्री पद के आवेदन के लिए जो परिणाम सामने आया उसको देखकर संतोष फूला नहीं समाया, क्योंकि उसने एक अभूतपूर्व जीत हासिल की थी। उस नगर में कोई भी इतनी वोटों से कभी नहीं जीता था जितना कि संतोष जीता था। संतोष अपनी इस जीत से फूला नहीं समा रहा था। जब मगध के सम्राट ने जनता को वक्तव्य देने के लिए संतोष को ऊपर बुलाया तो संतोष ने उन सभी का आभार व्यक्त किया जिन्होंने संतोष पर अपना भरोसा दिखाया था और साथ ही उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त विपिन को भी संबोधित करते हुए कहा कि ये जीत विपिन के बिना संभव नहीं हो पाती। मैं विपिन का बहुत आभारी रहूंगा और विपिन जैसा दोस्त जिसे मिल जाए उसे कोई कैसे हरा सकता है। इस वक्तव्य के पहले विपिन को ना तो सम्राट जानता था और ना ही वहां की जनता जानती थी, लेकिन इस वक्तव्य के बाद सब लोग विपिन को पहचानने लग चुके थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा और अब संतोष दरबारियों के मंत्रियों में एक अहम दबदबा रखता था। सम्राट भी उसके विचार और उसकी सलाह को सबसे ज्यादा तवज्जो देते थे। लेकिन एक अच्छा इंसान होने की वजह से संतोष अपने दोस्त विपिन को भी अपने साथ ही रखता था और कोई भी सलाह मशवरा करना हो तो वो विपिन की सलाह जरूर लिया करता था। इसी वजह से धीरे धीरे विपिन का रुतबा संतोष से ज्यादा बढ़ने लगा और सम्राट संतोष की सलाह से ज्यादा विपिन की सलाह को तवज्जो देने लगा। इस बात से संतोष के मन में कभी भी घृणा उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि वो तो विपिन को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता था और वो खुद चाहता था
कि विपिन अपने जीवन में आगे बढ़े, लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा, या यूं कहें कि इंसान बदलने लगा। और जो विपिन संतोष का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, उसी ने संतोष को उस गद्दी से हटाकर खुद उस गद्दी पर अपना कब्जा कर लिया। इस बात से किसी को कोई परहेज नहीं था, क्योंकि विपिन बहुत ही वाक्चतुर था। वो ऐसी ऐसी सलाह सम्राट को देता था कि सम्राट भी उससे सम्मोहित हुए बिना नहीं रह सके। और सम्राट ने भी जब विपिन को संतोष का पद लेने के लिए कहा, तो विपिन के रास्ते की सारी बाधाएं स्वयं ही खत्म हो गईं। अब मंत्री पद की गद्दी पर संतोष की जगह विपिन विराजमान हो चुका था। और धीरे धीरे विपिन ने अपने दोस्त संतोष को उस राज दरबार और अपने आप से दरकिनार कर दिया। अब संतोष के लिए उस राज दरबार में कोई जगह नहीं थी। उसे राज दरबार के अंदर भी नहीं घुसने दिया जाता था। जब संतोष ने अपने दोस्त विपिन से मदद मांगी, तो विपिन ने भी उसे ये कहकर मना कर दिया कि दोस्त, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब हमारे सम्राट का फैसला है। भला मैं अपने सम्राट की अवज्ञा कैसे कर सकता हूँ। और ये कहकर विपिन राज दरबार में अंदर चला गया और संतोष वहीं पर बाहर खड़ा खड़ा अपनी आंखों में आंसू लिए वहीं पर बैठ गया। इसके साथ ही बैठ चुका था उसका अपना दिल, जिसे उसके दोस्त ने ही तोड़ दिया था। विपिन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और अब उसे अपना जीना ही व्यर्थ लगने लगा था, क्योंकि नगर में अब हर जगह उसका मजाक उड़ाया जाता था। और एक दिन संतोष ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसके बारे में नगर में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ, संतोष निकल चुका था आत्महत्या करने के लिए। उसे अब कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए वो अपने कदम जल्द जल्द बढ़ाता हुआ एक पहाड़ी पर जा पहुंचा। उसकी योजना थी कि वो वहीं पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देगा। लेकिन जब वो कूदने जा रहा था, तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहा था। वो संतोष को देखते ही समझ गया कि संतोष अपनी आत्महत्या करने जा रहा है। इसीलिए उसने उसे पीछे से पुकार कर पूछा कि बंते, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? ये सुनकर विपिन ने पीछे पलट कर देखा तो क्या देखता है कि एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु एक लकड़ी के सहारे वहां पर खड़ा हुआ है। उसके मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज था। संतोष दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने सोचा कि मरने से पहले कम से कम एक अच्छा काम तो कर ही देता हूँ। और यही सोचकर वो पास के तालाब से उस बौद्ध भिक्षु के लिए पानी लेने के लिए पहुंच जाता है। थोड़ी देर में वो पानी का घड़ा भरकर वापस उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर वो बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठा हुआ था। उसने वापस आकर उस बौद्ध भिक्षु को पानी पिलाया और कहा कि हे बंते, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। शायद यही कर्म मेरी जिंदगी का आखिरी कर्म कहलाएगा। और ये कहकर वो उसी पहाड़ी की ओर चलने लगा। बौद्ध भिक्षु ने उसे पीछे से पुकार कर कहा कि हे बंते, जब तुमने निश्चय ही कर लिया है कि तुमने आत्महत्या करनी है, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन आत्महत्या तो तुम कुछ क्षण बाद भी कर सकते हो। क्या तुम कुछ क्षण मुझ अकेले आदमी का साथ दे सकते हो? क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठकर बातें कर सकते हो? मैं बहुत दिनों से जंगलों में अकेला घूम रहा हूँ और अब इतने दिनों के बाद मुझे एक इंसान दिखा है। ये सुनकर संतोष कुछ सोचकर उस बौद्ध भिक्षु के पास आकर विराजमान होकर बैठ जाता है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उससे आत्महत्या करने का कारण पूछते हैं। उस पर संतोष उन्हें अपनी पूरी दास्तान कह सुनाता है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु संतोष की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि संतोष, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन इस संसार में जीने के लिए सिर्फ अच्छा इंसान होना ही मायने नहीं रखता। उसके साथ साथ
तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर तुम सिर्फ एक अच्छे इंसान बनकर एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो तुम एक साधारण इंसान बनकर कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर किसी पद की जिम्मेदारी है तो उस पद की रक्षा करने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। कभी भी अपने पद की सुरक्षा हेतु ये 7 बातें किसी को मत बताना, वरना तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। ध्यान से सुनना। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी आमदनी। अगर तुम किसी को अपनी आमदनी बता देते हो तो उस आदमी की अपेक्षाएं आपसे बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और जब आपका वो दोस्त आपसे मदद मांगता है और आप उसकी मदद नहीं करते तो उसके मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो सोचता है कि इतनी आमदनी होने के बावजूद मेरा ये दोस्त मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा है। और इसी के साथ आपकी आमदनी ठगों और चोरों को भी आकर्षित करती है। ठग और चोर अपना शिकार बनाने के लिए आपके पीछे पीछे चलेंगे और नई नई योजनाओं के तहत आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए याद रखना, जब तक जरूरत ना हो, जब तक आवश्यकता ना हो, अपनी आमदनी किसी को भी मत बताना। अपने परिवार वालों से या जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो उसके परिवार को आमदनी बताना गलत नहीं है, लेकिन उनके अलावा किसी को अपनी आमदनी बताना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने परिवार के झगड़े। जब भी तुम अपने परिवार के झगड़ों के बारे में अपने किसी दोस्त या किसी बाहर वाले पुरुष या स्त्री को बताओगे तो वो लोग तुम्हारा फायदा उठाने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि सब लोग चाहेंगे कि तुम्हारी प्रतिष्ठा कम हो, तुम नीचे आ जाओ और वो तुमसे ऊपर उठ जाएं। इसीलिए वो तुम्हारे घर में झगड़े कम करने की बजाय उन झगड़ों को ज्यादा उकसाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए अपने घर के झगड़ों का निवारण किसी बाहर के आदमी से पूछना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तीसरी बात जो इंसान को अपनी पत्नी से भी नहीं बतानी चाहिए वो है खुद की गलतियां, अतीत में हुई गलतियां। अगर आप अपनी गलतियां दूसरों को बताएंगे, अपनी पत्नी को बताएंगे या किसी को भी बताएंगे तो वो लोग धीरे धीरे समय के साथ आप पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि आप इतनी गलतियां कर चुके हैं और वो तो धुले हुए हैं और उन्होंने तो कोई गलतियां नहीं की। इसीलिए वो अपने आप को आपसे ऊपर आंकना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से भविष्य में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और अपनी गलतियां बताने का एक बुरा नतीजा ये भी हो सकता है कि कल को अगर आपके दोस्त के साथ आपकी दुश्मनी हो जाए तो वही दोस्त आपकी कमियों को, आपकी गलतियों को दुनिया के सामने उजागर कर दे। चौथी बात जो इंसान को किसी दूसरे आदमी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपना लक्ष्य। आप जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं वो अपने मन में रखिए, क्योंकि अगर आप अपना लक्ष्य दूसरों को बता देंगे तो वही लोग आपके मार्ग में अड़चन पैदा कर सकते हैं। अगर वो अड़चन पैदा नहीं भी करते हैं तो अगर कल को आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए तो आप उनकी नजर में एक मजाक का पात्र बन जाएंगे। इसीलिए अपने लक्ष्य के बारे में जब तक वो पूरा ना हो जाए किसी को नहीं बताना चाहिए। पांचवी बात जो आदमी को अपने मन में ही रखनी चाहिए वो होती है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अपनी कमजोरी अगर हम दूसरों को बताएंगे तो जाहिर है कि मौका पड़ते ही वो हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने से नहीं चूकेंगे, और अगर हम अपनी ताकत दूसरों को बताएंगे तो वही ताकत हमारी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि लोगों को अगर हमारी वो ताकत पता चल जाएगी तो वो इसकी काट भी ढूंढ लेंगे। इसीलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत किसी को मत बताना। छठी बात जो आदमी को दुनिया से छुपानी चाहिए वो है किया हुआ दान। अगर आपने किसी को दान किया है, कोई पुण्य का काम किया है तो ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर आप किए हुए दान के बारे में दूसरों को बताते हैं तो वो दान ना रहकर आपका लालच बन जाता है, आपकी प्रतिष्ठा का एक मार्ग बन जाता है।
इसीलिए अपने दान को जितना गुप्त होकर करोगे उतना ही वो आपको भलीभूत करेगा। इसीलिए एक कहावत है कि जब एक हाथ दान करता है तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। सातवीं बात जो आदमी को सबसे छुपानी चाहिए वो है अपने दोस्त, दुश्मन और प्रेमिका। अगर आप दुनिया के सामने अपने दोस्त, अपने दुश्मन और अपनी प्रेमिका के बारे में ढिंढोरा पीटोगे तो आपके विपक्षी उन्हीं लोगों को आपके खिलाफ करके आपका फायदा उठा सकते हैं। वो आपके दोस्तों को रिश्वत देकर अपनी तरफ कर सकते हैं, आपके दुश्मनों को आपके खिलाफ और भी ज्यादा भड़का सकते हैं और आपकी प्रेमिका आपको धोखा दे सकती है। इसीलिए ध्यान रखना, इन 7 बातों को कभी किसी को मत बताना, वरना तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे। और अगर आप इन 7 नियमों का अनुसरण करते हैं तो आपका जीवन खुशहाली से भरा रहेगा और आप संसार में एक प्रतिष्ठित आदमी बनकर सदैव के लिए जी सकते हैं। बौद्ध भिक्षु का ये ज्ञान सुनने के बाद संतोष के मन को बहुत ही आनंद मिला और उसने अपना आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।